प्रिय विद्यार्थियों एवं साथियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में गणित विषय के अंतर्गत महत्तम समापवर्तक के बारे में चर्चा करते हुए महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियों पर हम बात करेंगे और मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि हम इन विधियों के माध्यम से किस तरह से महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। जैसा कि आप इस ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने शीर्षक दिया हुआ है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां और इसकी मैंने 3 विधि लिखकर यहाँ रखा है। पहली विधि है अपवर्तक विधि, दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरी विधि है सतत विभाजन विधि। इन विधियों से हम किस तरह से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। पिछले कालखंड में मैंने आप लोगों को लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियों के बारे में जानकारी दी थी। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर जाइए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को महत्तम समापवर्तक क्या होता है इसकी अवधारणा आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही आपको आज केवल 2 विधियों के बारे में जानकारी दूंगा। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 2 विधि, पहली अपवर्तक विधि और दूसरी अभाज्य गुणनखंड विधि। इन दोनों विधियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा और तीसरी जो विधि है सतत विभाजन विधि, इसको मैं अगले कालखंड में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सतत विभाजन विधि में हम 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, 4 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करके बताऊंगा। क्योंकि ये जो ज्ञात करना होगा थोड़ा लंबा होगा, यानी कालखंड लॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए मैं आज इस कालखंड में सतत विभाजन विधि से आप लोगों को या भाग विधि से आप लोगों को मैं महत्तम समापवर्तक निकाल कर नहीं बताऊंगा, केवल 2 विधियों पर ही चर्चा करूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या है, और महत्तम समापवर्तक जानने के पहले हम समझ लेते हैं कि अपवर्तक क्या है। तो देखिए, जैसे अपवर्तक की हम बात करें, अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, अर्थात किसी संख्या के गुणा के हिस्से कौन कौन से होते हैं वे कहलाते हैं गुणनखंड, और उन्हीं गुणनखंडों को कहा जाता है अपवर्तक। ठीक है, एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। यहां मान लीजिए हमने 10 लिया और 10 में किस किस का भाग चले जाता है। तो 10 में देखिए 1 का भाग जाएगा सबसे पहले, दूसरी बात 2 का भी जाएगा, फिर इसके बाद 5 का जाएगा और फिर जाएगा 10 का। इस तरह हम देखते हैं कि 10 में 1, 2, 5 और 10 का भाग जाता है। अतः ये 10 के गुणा के हिस्से हैं, गुणा के भाग हैं, अर्थात गुणनखंड हैं। अर्थात गुणनखंडों को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तक। यहाँ पर 1, 2, 5 और 10 ये सभी अपवर्तक हैं 10 के। ठीक है, हमने समझ लिया कि अपवर्तक क्या होता है। अब हम जानते हैं, अब हम आगे के शब्दों पर हम चर्चा करें। तो यहाँ लिखा है महत्तम और लिखा समापवर्तक। तो इसका हम विश्लेषण कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या अर्थ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं महत्तम की बात करते हैं। महत्तम, यदि महत्तम शब्द को हम तोड़ दे तो महत धन उत्तम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर महत का मतलब होता है सबसे बड़ा, यानी जितने भी हैं उन सब में बड़ा, और उत्तम मतलब श्रेष्ठ है। ठीक है, तो यह पूरे का अर्थ हम देखेंगे तो महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, यानी सब में हम देखें तो सबसे बड़ा इसका अर्थ होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं समापवर्तक की। समापवर्तक, तो इसको तोड़े तो क्या हो जाएगा, सम धन अपवर्तक। तब क्या हो जाएगा, सम का मतलब होता है सभी में या सर्वनिष्ठ, जो सब में विद्यमान हो। अपवर्तक यानी भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, जिसको हम गुणनखंड कहते हैं, अर्थात ऐसा गुणनखंड जो सब में निहित हो, सब में उपस्थित हो, सब संख्याओं का वह गुणनखंड हो, अपवर्तक हो, वह कहलाता है समापवर्तक। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैंने आप लोगों को समझा दिया कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, अर्थात ऐसा अपवर्तक जो दी गई संख्याओं में सबका गुणनखंड हो। ठीक है, और वह गुणनखंड सब में बड़ा हो। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं 16 लेता हूं, यहाँ 12 लेता हूं। तो 16 में हम देखते हैं तो इसमें 1 का, 2 का, सीधे 4 का, और हम देखते हैं 8 का और 16 का भाग जाता है। ठीक है, इसी तरह हम 12 में देखते हैं तो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का,
और सीधे 6 का और सीधे सीधे 12 का भाग चले जाता है, अर्थात 16 के जो अपवर्तक होंगे वो 1, 2, 4, 8 और 16 होंगे। 12 के 1, 2, 3, 4, 6 और 12 होंगे। अब इनमें हम देखते हैं सर्वनिष्ठ यानी दोनों में कौन कौन से अपवर्तक उपस्थित है। 1 उपस्थित है, 2 है और 4 है। बस इतने ही ये क्या है, सर्वनिष्ठ अपवर्तक, अर्थात इनको हम क्या कहते हैं, समापवर्तक। ठीक है, ये उपस्थित हैं और इनमें हम देखते हैं कि सबसे जो बड़ा है, यदि हम देखें 1, 2 और 4 में, तो सबसे बड़ा यानी महत्तम कौन सा है, 4 है। इसलिए 16 और 12 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं अपवर्तक विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। ठीक है, चलिए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से, जो सबसे पहली विधि है अपवर्तक विधि, इससे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। जैसे कि मैंने यहां संख्या लिखा है 36 और 42, इन दोनों संख्याओं का हम महत्तम समापवर्तक अपवर्तक विधि से ज्ञात करते हैं। विद्यार्थियों, हम इसके अलावा 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याओं का भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ केवल उदाहरण के माध्यम से समझाने के लिए मैंने 2 संख्या को ली है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इनका हम यहाँ पर इसके जो 36 है, इसके जो गुणनखंड है वो ज्ञात कर लेते हैं। गुणनखंड मतलब वही अपवर्तक, ऐसी संख्याएं जिनका भाग 36 में पूरी बार चला जाता हो, कोई भी संख्या शेष न बचती हो, ऐसी स्थिति में उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। गुणा के हिस्से, गुणा के भाग कहते हैं। तो 36 में सबसे पहले 1 का भाग पूरी बढ़ जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, फिर सीधे 9 का जाएगा, 9 के बाद में सीधे 12 का जाएगा और 18 जाएगा, और 18 के बाद में सीधे सीधे हम देखते हैं तो सीधे 36 का ही जाएगा। ठीक है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 9, 12, 18 और 36 का भाग इसमें जाएगा। अतः हम देखते हैं कि 36 के जो गुणनखंड अर्थात अपवर्तक क्या क्या हुए, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। अब इस तरह हम 42 के भी अपवर्तक निकालते हैं, तो इसमें भी 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 13, 14 जाएगा। 14 के बाद में आप देखते हैं तो 14, 15 का नहीं जाएगा, 16 का नहीं जाएगा, 17 का, 18 का नहीं जाएगा, 19, 20 का नहीं जाएगा, 21 का जाएगा और इस पर सीधे सीधे 42 का ही जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ देखते हैं कि जो 42 के अपवर्तक अर्थात गुणनखंड कौन कौन से हुए, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42 हुए। अब हम इसमें क्या करते हैं, इनके सर्वनिष्ठ अपवर्तक ज्ञात करते हैं। तो सर्वनिष्ठ में देखेंगे 1 दोनों में मिल रहा है, 2 दोनों में मिल रहा है, ठीक है, 3 दोनों में मिल रहा है और 4 नहीं मिल रहा है, 6 दोनों में मिल रहा है, ठीक है। और हम देखेंगे 9 नहीं मिल रहा, 7 नहीं मिल रहा है, 21, 12 नहीं मिल रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ आगे फिर कोई भी जो अपवर्तक है दोनों में सर्वनिष्ठ नहीं है, केवल 1, 2, 3 और 6 ये सर्वनिष्ठ अपवर्तक हैं। अब इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ा अपवर्तक बराबर इसमें क्या है, 6 है। अतः 6 क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा आपने कि हमने अपवर्तक विधि के माध्यम से महत्तम समापवर्तक निकालना आपको बताया। अब हम आगे बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से अपवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए इस दूसरी विधि से हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं।
अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड अर्थात अपवर्तक, इसके बारे में हमने बता चुका है कि अपवर्तक या गुणनखंड क्या होते हैं। हम बात कर लेते हैं अभाज्य की। तो आपको पता है कि ऐसी कुछ संख्याएं हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें केवल एक का भाग और स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और इन्हीं संख्याओं को जो होती हैं वो इनके गुणा के हिस्से होती हैं, अर्थात इनके गुणनखंड होते हैं। तो केवल ऐसे ही गुणनखंड हमको ज्ञात करना है जो अभाज्य हैं। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 18 और 24 हमने उदाहरण के तौर पे ले लिया है और हम इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसके पश्चात हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 18 लेते हैं, तो 18 के हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम जो पहली अभाज्य संख्या है 2, तो 2 से हम पहले इसको भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा, 2 9 18, ठीक है, 9 बार जाएगा। फिर 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अगली अभाज्य संख्या क्या है, 3 है, तो 3 से भाग देंगे, 3 तक का 9, और फिर हम 3 में ही 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, और अंत में 1 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास में हम देखते हैं कि 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए, 2 गुणा 3 गुणा 3, ये प्राप्त हो गए। अगली संख्या है 24, तो हम 24 से भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 बार हम 24, फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 6 12, फिर 2 का भाग देंगे, 3 आएगा, और फिर अंत में 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 24 के हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो क्या क्या प्राप्त हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 प्राप्त हुआ। अब हम इनको एक साथ लिख देते हैं। 18 के 2 गुणा 3 प्राप्त हुआ, और 24 के हम देखते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 ये प्राप्त हुए। अब हम इनमें सर्वनिष्ठ अर्थात दोनों में उपस्थित गुणनखंडों को छांट लेते हैं। तो हम देखते हैं ये 2 और इसमें 2 सर्वनिष्ठ है। अगले 2 की हम बात करें तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 1 3 ले लेते हैं। इस 3 का यहाँ जोड़ा नहीं है, तो मिला के हम इनके क्या कर लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं, ठीक है। तो हम देखें जोड़े बनाएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 का जोड़ा हमको प्राप्त हुआ है और 3 का 1 जोड़ा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम इनको यहाँ लिख लेते हैं और इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 2 3 6 प्राप्त होता है। और हम देखते हैं तो जो 6 है यही ये 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक है, ठीक है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से मैंने आपको आज इन दोनों विधियों के माध्यम से महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी होगी। आज के इस कालखंड से मैं विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।